और विधानसभा चुनाव में भाजपा रिवाज बदलेगी। आपका क्या अनुमान है, भाजपा कितनी सीट लेके आएगी? 42 सीटें। न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज राजनीतिक चर्चा पर हमारे साथ मौजूद है विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी श्री रवि मेहता जी। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। बहुत धन्यवाद। नवभारत टाइम्स का भी बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बताएं। एक तो अब व्यक्तिगत कुछ बचा नहीं है, सारा जीवन ही सार्वजनिक है। राजनीतिक क्षेत्र में जब से हैं तो यहाँ व्यक्तिगत कुछ होता नहीं है, परंतु आपने प्रश्न किया है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ शोगी के पास में ही एक हमारी साथ में ही कोट करके पंचायत है, उस पंचायत में यहाँ याण गाँव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं पर पला, वहीं बड़ा हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई और वहीं कोट स्कूल से पढ़ाई करने के बाद में फिर मैं जुनगा से +2 किया, सोलन से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं एचपी यूनिवर्सिटी से फिर एमए इंग्लिश तक की पढ़ाई हुई। परिवार में भी पिताजी एसएसबी में थे, आपका अर्धसैनिक बल में उनका पूरा सेवा काल रहा और व्यक्तिगत पढ़ाई करने के लिए हम सब लोग गांव से जैसे सब सामान्य लोग जाते हैं, ऐसे सामान्य परिवारों से हम भी निकल करके विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई करते करते फिर छात्र संघ और छात्र संगठनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा हो गए। तब से लेकर के हमारे जीवन का व्यक्तिगत जीवन में तो सोचता हूँ कि 20-22 वर्ष ही रहा, उसके बाद तो जीवन ही सारा सार्वजनिक ही है। तो सर, आप सक्रिय राजनीति में कब आए और राजनीति में ही आने का फैसला आपने क्यों लिया? राजनीति को भी मैं दो तरह से देखता हूँ। एक दलगत राजनीति है, दलों के आधार पर जो राजनीति देश भर में है, पूरे विश्व भर का एक प्रक्रिया प्रोसेस है। तो दलगत राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति, ये दो तरह की राजनीति है। हाँ, आपका जो प्रश्न है कि आप राजनीति में क्या है, सक्रिय क्या है, तो मैं इस सक्रियता को भी, जो मैंने अपना अभी आपको कहा कि 20-22 वर्षों के बाद में जब अपना जीवन ये सार्वजनिक जीवन रहा तो ये राष्ट्रीय राजनीति को समर्पित रहा, क्योंकि हम भी छात्र राजनीति में चले गए। तो छात्र राजनीति जब हम करते थे तो वहाँ हम कहते थे कि ये हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाले हम लोग हैं। तब जब हम दलगत राजनीति कहते थे तो तब हम दलों के राजनीति नहीं करते थे, फिर हम राजनीति क्या करते थे, हमें फ़ख्र है कि हम उस वक्त कहते थे कि भी ये देश भर में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो ये विषय देश का है, राष्ट्र का विषय, इसलिए राष्ट्र की राजनीति हम उसमें कहते थे कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, ये जो धारा 370 है ये हट जानी चाहिए, हमारे अस्मिता, हमारी जो पुरुषार्थ करने वाले हमारे राम जी रहे, उन राम का मंदिर बनना चाहिए। तो जब ये बात हम करते थे तो आप राजनीति करते हैं, तो हम कहते थे हम दलगत राजनीति नहीं कर, हम राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। यहाँ पर कश्मीर में क्या हालात हो रहे हैं, देश के अंदर में आपकी सुरक्षा को लेकर के क्या होना चाहिए, सबको रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई ये सबको मिलनी चाहिए, ये जब हम बात करते थे तो हम किसी दल की बात नहीं करते थे, ये राष्ट्र की राजनीति की बात है। राष्ट्र की राजनीति में चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी सक्रियता जो राष्ट्रीय राजनीति में है वो 1990 के बाद की ये राष्ट्रीय राजनीति में आया। और दलगत राजनीति जिसको मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन विचारों के खिलाफ जो हम कहते थे, इन विचारों का पोषण करने वाली कोई पार्टी देश भर में थी, दलीय राजनीति में करने वाली, तो भारतीय जनता पार्टी थी। इसलिए हमने भी वो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का मैंने वो अपनाया और 2015 में फिर मैं आज से 7 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की दलगत राजनीति जिसको मैं कहता हूँ उस राजनीति का मैं हिस्सा हूँ। और अब मैं भारतीय जनता पार्टी का, मुझे बड़े इस 7 वर्षों के कालखंड में पार्टी ने मुझे जिला की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, पार्टी ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, पार्टी ने मुझे प्रदेश का पदाधिकारी बना दिया, प्रदेश में मैं मीडिया का सह प्रभारी रहा, पार्टी ने मुझे शिमला जिला का अध्यक्ष बना दिया। सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जब प्रदेश में आई तो उन्होंने मुझे सरकार का भी हिस्सा बनाया और सरकार में मुझे कैलाश फेडरेशन का चेयरमैन बनाया। इसलिए मैं तब से सक्रिय दलगत राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। में यदि आपकी जीत होती है तो अपने विधानसभा क्षेत्र और समाज के लिए आप क्या कार्य करेंगे? ठीक बात है, शिमला ग्रामीण जहाँ से मैं अभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया, और जब हम अभी इस क्षेत्र में गए हैं तो मैं देखा है कि आज तक की जो राजनीति हमारी इस ग्रामीण की रही वो पूरा खोखले वादे हैं, खोखले प्रचार है,
और मेरा जो वादा है वो सेवा ही विचार है। हम सेवा करने के माध्यम से इस विचार को लेकर करके मैं इस राजनीति में भी आया हूँ और शिमला ग्रामीण में भी सेवा ही विचार है। किन और किन कार्यों को आप प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाएंगे? मैं ये कहता हूँ कि आज भी हमारा जो शिमला ग्रामीण का जो क्षेत्र है, या पूरे हम प्रदेश भर में देखते हैं कि जो ग्रामीण अंचल के जो आज भी क्षेत्र हैं, वो छोटे छोटे गांव हमारे किसके लिए तरसते हैं? वो सड़कों के और कनेक्टिविटी के लिए तरस रहे हैं। उनकी पीठ से बोझा उठ जाए, हट जाए, वो किल्टा जो पीठ में लेकर के बोरी पीठ में लाद कर करके गैस का सिलेंडर भी अभी जब उठाने के लिए वो हिम्मत नहीं करते गांव के लोग अभी भी। अब वो कह रहे हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, ज़रा ये किसी के भरोसे हम इसको ज़रा गांव तक में भेजें, तो वो हम उसको भी कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रत्येक गांव को उसको जोड़ना चाहते हैं, और गांव को नहीं घर तक में जोड़ना चाहते हैं। और घर तक में भी क्या हो गया, अभी घर तक की जो कनेक्टिविटी सड़कों की कनेक्टिविटी है, वो सड़कें तो निकल गई हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो एफसीए में फंस गई हैं। कहीं ना कहीं ऐसी मैं सड़कें अभी शिमला ग्रामीण के अंदर मैं देख रहा हूँ, लगभग कुछ नहीं होगी तो 150 से ज़्यादा की जो सड़कें, अभी मैं जब चुनाव प्रचार में गया हूँ, सड़कें बन गई, गांव तक में पहुँच गई, परंतु वो सड़कें पास नहीं है। हम चाहते हैं कि वो महिंद्रा पिकअप लायक और एम्बुलेंस लायक तो वो सड़कें पास करते। सरकार को ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए इस भाव से मैं इस तरह का विकास अभी इमीडिएटली, ये मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता ये भी है कि गांव के अंदर में जब हम प्रचार अभियान में जाते थे, अभी भी जाते हैं, बाकी लोग भी पहले भी आए, आगे भी आते रहेंगे, वहाँ बैठने के लिए गांव वाला तरस रहा होता है कि भाई घर में किसके बैठाऊं, क्योंकि साथ में तो 40-50 लोग तो प्रचार वाले चले होते हैं, कोई 100 चले होते हैं, तो वो बैठने के लिए फिर घर ढूंढ रहे होते हैं या फिर कहीं आंगन ढूंढ रहे होते हैं। गाँव के अंदर में कोई कम्युनिटी सेंटर, ऐसा कम्युनिटी हॉल टाइप, जिसमें 100-150 लोग आराम से बैठ सके, वहाँ पर उनकी व्यवस्था हो, अच्छा किचन हो, वहाँ पर कोई एक आधा गांव में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई बस गांव में जाती है तो उसमें गांव में तो ठहराने के लिए ड्राइवर कंडक्टर के लिए गांव में भी अभी ऐसी व्यवस्थाएं घरों में नहीं है, तो बस जिस गांव में जाए तो उसके ठहराने की व्यवस्था वहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर की, तो गाँव वाले के माध्यम से वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे, वो चाहे युवक मंडल हो, महिला मंडल हो, उनके जो घर बने हैं कम्युनिटी, ये बहुत ज़रूरत अभी गाँव के अंदर में विकास के लिए नाते हमें लगता है। फिर वहाँ पर खेत में किसान को कुछ नहीं चाहिए, वो रोजगार भी नहीं मांग रहा है, वो नौकरी भी नहीं मांग रहा है, वो अपना वहाँ का खेतों के लिए वो पानी मांग रहा है, सिंचाई चाहिए, पीने के लिए उसका शुद्ध जल आ जाए, 24 आता रहे। ये गांव के विकास है, और मेरी प्रायोरिटी प्राथमिकता भी उन्हीं चीज़ों को लेकर के करने की है कि गांव के अंदर में अच्छा जो हमारा विद्यालय है, वहाँ टीचर उपलब्ध रहे, वहाँ पर अगर वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएँ के लिए वहाँ पर आपका हेल्थ सेंटर में, सब हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर में, वहाँ पर अवेलेबिलिटी, वहाँ पर किसी ना किसी की डॉक्टर की या फिर ऐसे फार्मासिस्ट की उनकी होनी चाहिए। पशु औषधालय हमारे गांव के अंदर में है, पशु औषधालय के अंदर में उसको गाय को टीका लगाने के लिए 24 आवर हमारे पास में उस तरह का फार्मासिस्ट अवेलेबल उस गांव के अंदर में चाहिए, ताकि पशुधन वहाँ पर हमारा ख़राब ना हो। ये छोटी छोटी समस्याएँ जो है गाँव के अंदर में अभी जिनको गाँव वाला हमारा जो व्यक्ति जीता है वो है। फिर इसके अलावा जो हमारे अब ये जोन जो शिमला शहर के साथ में लग गए हैं, गांव के अंदर के लोग जाकर के शहरों में वो अपने घर बनाने शुरू हो गए हैं, तो उनके घरों के कई मकान ऐसे हैं जो 40-50 सालों से बने हुए हैं, उनको अभी वो रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं। उनको भी आश्वस्त कर रहा हूँ। पूरे देश के लोग और प्रदेश के लोग शिमला के आसपास में आने बसने शुरू हो गए, हमारे घनाटी से लेकर के शोगी तक में। उधर आपके हम जहाँ भी ये छोटा छोटा अर्बनाइजेशन हो रहा है, छोटी छोटे हमारे अब जो गांव की जो छोटी हमारी गलियां थी वो तंग होनी शुरू हो गई है। वहाँ टीसीपी जैसा जो भय है वो तो है ही है, परंतु उसका समाधान हम कैसे कर पाएँ, इसलिए उन लोगों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी उन समस्याएं जो गांव के अंदर होती है, वैसे जो शहरों में अर्बनाइज्ड जो एरिया हो गए हैं, उनकी भी समस्याओं का समाधान हम कर पाएँ। और उनके आवाज़ जो वो आवाज़ उठाते हैं, उनके पानी नहीं आ रहा 24 आवर, हम टूटू जैसे कॉलोनीज के अंदर में देख रहे हैं, बालूगंज कच्ची घाटी, घोड़ा चौकी, यहाँ घनाटी जैसे एरिया जो हमारे हो गए, बनूटी जैसे एरिया जो हमारे हो गए, सुन्नी शहर के अंदर में जहाँ सतलुज बह रहा, पानी पानी पानी, शहर में पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे हम गाँव के अंदर में देख रहे हैं, और शहरों के अंदर में जो ये शहर बन रहे हैं, और आने वाले 15-20 सालों में ये समस्या ना रहे। सिवरेज ही नहीं है, शोगी में हम देख रहे हैं सिवरेज नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो उसका समाधान करने के लिए हमें करना पड़ेगा। ऐसे गाँव के अंदर में भी जो हमारे अपनी पानी की पुरानी बावड़ियाँ हैं, हमारा पर्यावरण जो नुकसान हो रहा है, उसको लेकर के भी बड़ी अभी चैलेंजेज है हमारे सामने आने वाले 15-20 सालों के लिए। इस तरह का एक रोड मैप भी मैं निश्चित रूप से तैयार कर करके जनता के बीच में उनकी ही सुझाव के अनुसार से समस्या का समाधान खोजेंगे। और विधानसभा चुनाव में भाजपा रिवाज बदलेगी, आपका क्या अनुमान है, भाजपा कितनी सीट लेके आएगी? 42 सीटें एग्जिट पोल कह रहे हैं, अब तो कल एग्जिट पोल आ गया है,
सबने कहा है 34 से 40 है, और मेरा विश्वास है ये 42 है। ये 42 है, उससे नीचे नहीं है, उससे ऊपर जो होगा। ऐसी 20 सीटों पे अभी भी मुझे लगता है कि जो बड़े कांटे की टक्कर पे पूरे 48 का तो कुल मिलाकर के सब आंकड़ा दे ही देंगे। 20 का क्या होगा? ये 20 जो सीटें वो 500,000 के आसपास में निपटने वाली है। वो कांग्रेस में चली जाएगी या बीजेपी को आएंगी, पर मेरा मानना है 42 हमारी है। 42 के बाद में जो 20 है ये कहीं भी जाएंगी। क्या होगा अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन शेष बचा है। नव टाइम न्यूज के माध्यम से आप दर्शकों और मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आपके माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे जो देख रहे हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि हिमाचल की राजनीति बड़ी स्वच्छ राजनीति है। हम देश भर की जब राजनीति देखते हैं तो मैं तो अभी दिल्ली के चुनाव से लेकर के आया हूँ। ये राजनीति आने वाले समय में इसको ठीक करने के लिए सभी दलों को उसके विषय में सोचना चाहिए। ये पैसे की राजनीति, ये माफियों की राजनीति, यहाँ पर जो ये चर्स गांजा और उसके जो सपोर्टर जो लोग हैं, ये राजनीति में ये भी लोग हैं। और ये हमारे इस शिमला में भी इस तरह का ये पनपना प्रारंभ हुआ है। मैं तो शिमला की बात करूँगा। तो उस तरह के जो माफिया गैंग्स रहती हैं वो राजनीति को किसी भी हद तक ले जाना चाहते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि भी ऐसे लोगों का चयन आने वाले समय के लिए पार्टी भी प्रमोट ना करें उन लोगों को, और हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनको भी इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। और हम सीधे स्वच्छ राजनीति के जो लोग हैं, उच्च चरित्र के जो लोग हैं, और जिनका कुल मिलाकर के और जिनका खानदानी भी थोड़ा सा जरा आज तक में जो परखे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमने क्या करना, राजनीति भ्रष्ट है। भ्रष्ट तब होगी जब आपने भ्रष्टाचार के माध्यमों से इन प्रैक्टिसेस को आपने अमल में लाने के लिए आप भी सहयोग कर रहे हैं। तो जनता को भी यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, उनके एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस राजनीति में अच्छे लोगों को पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक में उन लोगों का चयन करें। और दूसरा ये है कि अभी मतदाता जो पूरे प्रदेश भर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस बारी प्रदेश को मैंडेट दिया है। 74-75% तक में वो वोट लेके आए हैं। ये हिमाचल एक मॉडल बने। मेरे सब मतदाताओं से जिनका वोट नहीं बनता है वो वोट बनाएं, 100% वोट करें। मैं उसका पक्षधर हूँ कि 100% वोट होना चाहिए। अगर जो वोट नहीं करता है उसके लिए कुछ पेनल्टी लग जानी चाहिए कि जो वोट ना करे, आपका अधिकार आपको दिया गया है। तो ऐसे उनके 10 चीज़ें जरा जब आप हम लोग काटेंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी तय करेगा, और इस तरह का जागरण अभियान जब हमारे माध्यमों से चलेगा तो 100% लोग वोट करना चाहिए। ये 25 भी नहीं छूटने चाहिए। परंतु मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्रदेश के इन लोगों का कि भी पूरे प्रदेश भर में जो बाकी प्रदेशों का भी हम अभी ग्राफ देखते हैं, उसमें हिमाचल सबसे अव्वल आता है। आने वाले समय में हम उसमें अव्वलता की ओर लाए। और आप जो भी मैंडेट अभी परसों आए, जो जनता पर दे, चाहे वो शिमला ग्रामीण का हो, हम उसका स्वागत करेंगे और हम तैयार हैं। उस स्वागत के लिए भी जनता के मैंडेट को आपने स्वीकार करना चाहिए, और वो स्वीकारता के लिए मैं उससे अपने आप में भी पहल करूँगा। अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे न्यूज़ चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले चुनाव परिणामों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।